हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं गाइटन चैप्टर नंबर 18 आज डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट द नर्वस रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन एंड रैपिड कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर यानी आर्टीरियल प्रेशर। अच्छा, नर्वस रेगुलेशन का बेसिकली मतलब ये है कि हाउ डू वी कंट्रोल आवर सर्कुलेशन बाय मींस ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। और अगर मैं इन अ नटशेल इस पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब करूं तो बेसिकली जो हमारे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है वो बाय इन लार्ज इज़ बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इस पर मेरी अलग से भी वीडियो मौजूद है, उसको ज़रूर देखिएगा बिकॉज दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैंने डिटेल वीडियो न्यूरो एनाटॉमी में कि कैसे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है बॉडी में, कैसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, इस पर डिटेल वीडियो अवेलेबल है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद भी ऑब्वियसली यहाँ पे हम उसकी फिजियोलॉजी करेंगे कि कैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, देयर इज़ अ सिंपैथेटिक कंपोनेंट एंड देयर इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट, तो कैसे ये कंट्रोल करते हैं हमारी सर्कुलेशन को और कैसे ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। एक बात जब हम बार करते हैं कि सर्कुलेशन का कंट्रोल, सो दैट बेसिकली मीन्स टू थिंग्स। नंबर वन, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन, सो एक ये फिनोमिना है, और दूसरा है द प्रोसेस ऑफ वैसोडाइलेशन। जब कभी वैसोडाइलेशन होगी इसका मतलब ये है कि ब्लड वेसल का साइज बढ़ेगा और ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा, देयर विल बी मोर ब्लड। एंड वेन एवर देयर इज वैसोकंस्ट्रिक्शन दैट सिंपली मीन्स कि ब्लड वेसल का साइज कम होगा एंड देयर विल बी लेस ब्लड फ्लोइंग टू द टिश्यूज। सो आइए देखते हैं कि किस तरह से नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी सर्कुलेशन को। Now, as discussed in the previous chapter, adjustment of the blood flow in tissues and organs of the body is mainly the function of local टिश्यू कंट्रोल मैकेनिज्म्स। हमने बहुत डिटेल में ये वीडियो मेरी पड़ी हुई है मेरी प्लेलिस्ट में, चैप्टर 17 करा चुका हूँ मैं, तो उसमें देखिएगा कि बात ये है कि जो टिश्यूज़ हैं उनकी लोकल डिमांड क्या है। इफ़ दे नीड मोर ऑक्सीजन, वैसोडाइलेशन; इफ़ दे नीड मोर ग्लूकोज, वैसोडाइलेशन; इफ़ दे वांट टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वैसोडाइल, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। सो द टिश्यू एक्चुअली कंट्रोल्स द लोकल फ्लो ऑफ सर्कुलेशन। ये सारा सर्कुलेशन खुद टिश्यू कंट्रोल करता है। मैं बार बार एक जुमला कहता हूँ यहाँ पे कि the tissue is the boss and tissue is the CEO of controlling the blood flow to the tissue। इस चैप्टर में हमने बात बेसिकली ये करनी है कि नर्वस सिस्टम कैसे करना। लोकल सिस्टम हम सारे डिस्कस कर चुके हैं कि टिश्यू के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैसोडाइलेशन कराते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैसोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं। अब मुझे बात करनी है नर्वस सिस्टम में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो नर्वस सिस्टम का जो मेन कंट्रोल है दैट इज़ बाय दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर के स्टार्ट में, इट इज़ आइदर द रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और द रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो आपको समझना है कि विच वन ऑफ दीज कॉजेज इंक्रीज सर्कुलेशन, विच वन ऑफ दीज कॉजेज डिक्रीज सर्कुलेशन। सो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फॉर रेगुलेटिंग द सर्कुलेशन इज सिंपैथेटिक सिस्टम। आपको पता है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके दो अलग अलग पार्ट्स हैं। देयर is a sympathetic nervous system, there is a parasympathetic nervous system। तो इनमें से जो sympathetic nervous system है it is more linked with the circulation control, यानी vasoconstriction और vasodilation का जो फिनोमिना है वो कंट्रोल होगा बाय इन लार्ज बाय द एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है दैट इज़ मोर कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट फंक्शन। सो हार्ट की जो रिदमिसिटी है दैट इज़ मोर इन कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है बात, यानी ऐसा नहीं है कि सिंपैथेटिक सिस्टम सिर्फ सर्कुलेशन ही को कंट्रोल करेगा, हार्ट की किसी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करेगा, या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सिर्फ हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, सर्कुलेशन को नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इट शोज़, इस डायग्राम में भी देखते हैं इसकी एनाटॉमी ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। मैं एनाटॉमी ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम ऑलरेडी बहुत डिटेल में करा चुका हूँ। आपको पता है कि इसकी सिंपल एनाटॉमी ये है कि देयर आर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड देन देयर आर गैंग्लिया, सिनैप्स एंड देन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये सब हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। सिंपैथेटिक चेन का कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस। तो प्लीज़ मेरी न्यूरो एनाटॉमी की वीडियो देखिए जिसमें मैंने डिटेल में किस तरह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम निकलता है। देयर आर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और
अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इनकी जो सेल बॉडीज़ हैं दे आर प्रेजेंट इन द थोरैकोलम्बर रीजन. सो थोरैक्स एंड लंबर रीजन T1 से लेके L2 तक. तो थोरैकोलम्बर जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है वहाँ पे ये सेल बॉडीज़ होती हैं. देयर इज़ अ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर विथ साइनैप्स इन अ गैंग्लिया आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द सिंपैथेटिक चेन, और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं. ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं they reach the target organs, for example blood vessels, for example adrenal medulla, different organs तक पहुंचते हैं the post ganglionic neurons. तो ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. the organization and the anatomy of sympathetic system वो पढ़िएगा ज़रूर, वो नहीं पढ़ेंगे तो ये चैप्टर समझने में मुश्किल होगी. sympathetic innervation of the blood vessels. Now figure 18.2 shows the distribution of sympathetic nerve fibers to the blood vessels, demonstrating that in most tissues all the vessels except the capillaries are innervated. Yani if you look at the diagram here, this one, these are the arteries, then arterioles, and then the capillaries and venules and veins. So most of them apart from the capillaries, so ये वो जगह जहाँ capillaries होंगी, these are not in direct control of the sympathetic system. लेकिन ज़्यादातर जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, वेन्स हैं, दे हैव सिंपैथेटिक इनर्वेशन, एंड बाय activation of the sympathetic system on the blood vessels they are usually constricted. So sympathetic vasoconstriction. Capillaries में ये नहीं है, बाकी सब में है. Now pre-capillary sphincters and meta-arterioles are innervated in some tissues such as the mesenteric blood vessels, although their sympathetic innervation is usually not dense in the small arteries, arterioles and veins. Point ये है कि body की, I mean इसको अगर मैं simple करके बताऊँ, so most of the body vessels they contain sympathetic innervation. That's the point. The innervation of small arteries and arterioles allows sympathetic stimulation to increase the resistance. देखो अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, दे कॉन्स्ट्रिक्ट, तो जो ब्लड फ्लो है उसकी जो रेजिस्टेंस है द रेजिस्टेंस विल अल्टीमेटली इंक्रीज. सो सिंपैथेटिक इनर्वेशन से नंबर 1 पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि देयर इज़ वासोकंस्ट्रिक्शन, एंड नंबर 2 देयर इज़ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो, and therefore they decrease the rate of the blood flow. अगर resistance बढ़ेगी यहाँ, यानी इसका diameter कम होगा blood vessel का, तो गुजरने वाला जो blood है उसकी amount भी obviously कम हो जाएगी. ठीक है. The innervation of the large vessels, particularly the veins, make it possible for sympathetic stimulation to decrease the volume of these vessels. क्योंकि imagine a vein, that is a big vein और इस पे sympathetic innervation है. When the sympathetic firing occurs, the lumen size go down, जिसका मतलब ये contraction होती है इस vein में. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है इसमें से ब्लड निकल जाएगा, इट विल एंटर इनटू द एट्रिया. सो ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि ये जो ब्लड वेसल है यानी कि वेन, इस वेन का वॉल्यूम कम हो जाएगा. सो द वॉल्यूम ऑफ द वेन विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक इनर्वेशन. दिस डिक्रीज इन वॉल्यूम कैन पुश ब्लड इनटू द हार्ट. राइट एट्रियम में ब्लड एंटर होगा वेन से, एंड देयर बाय प्लेज अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ द हार्ट पंपिंग. अभी हम इस चैप्टर में आगे ये बात डिस्कस करेंगे. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेज द हार्ट रेट. सो ये जो इफेक्ट हमने अभी पढ़ा था सिंपैथेटिक सिस्टम का, दैट वाज ऑन द ब्लड वेसल्स. अब हम बात कर रहे हैं कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो हार्ट रेट जो है, हार्ट एक्टिविटी, हार्ट की contractility increases, so it increases. Okay, पैरासिम्पैथेटिक में इसका ऑपोजिट है. पैरासिम्पैथेटिक इज यूजुअली बाय द वेगस नर्व, और हार्ट पे जब वो सप्लाई करती है वेगस नर्व के फाइबर्स के थ्रू, देन द रेट of the heart, contractility of the heart, they decrease. So there's decrease in heart rate, and there is also a slight decrease in the heart muscle contractility. So sympathetic system activating the heart, boom boom boom, more contraction. Parasympathetic slowing down the heart, I'm dying, I'm slowing, that sort of thing by the parasympathetic stimulation. So sympathetic, parasympathetic, blood vessel पे effect आपने देखा. sympathetic का क्या है? vasoconstriction. heart पे क्या effect है? increase contractility and increase heart rate. Parasympathetic decrease heart rate. Okay, sympathetic vasoconstrictor system and it's controlled by the CNS. अब ये जो sympathetic activity है जो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो sympathetic supply है जो arteries, arterioles इन सब vessels तक आ रही है, now that is obviously regulated by the higher centers. So the sympathetic nerves carry large number of vasoconstrictor nerve fibers and of only few vasodilators also. ये बात याद रखनी है कि जो sympathetic activity है by and large it causes vasoconstriction, but at some places also causes vasodilation. The vasoconstrictor fibers are distributed to essentially all segments of the circulation, but more to some tissues than the others. Obviously हर जगह है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कभी खुशी कभी गम टाइप की चीज़.
The sympathetic vasoconstrictor effect is especially powerful in kidneys, intestine, spleen, and skin, but is much less potent in skeletal muscles, heart, and brain. So ये कहीं ज़्यादा कहीं कम. Vasomotor center in the brain and its control over the vasoconstrictor system. When we say the vasoconstrictor system, we basically mean the sympathetic system. Okay, located bilaterally, mainly in the reticular substance of the medulla oblongata, and the lower third of the pons is an area which is known as vasomotor area. This center, this vasomotor area, transmits parasympathetic impulses through the vagus nerve to the heart, and the sympathetic through the spinal cord and peripheral sympathetic nerves to all the arteries, arterioles, venules, and veins of the body. So we basically have this vasomotor center in medulla and pons level, और ये higher center of control है. अब ये जो हायर सेंटर ऑफ कंट्रोल है, यहाँ से सिंपैथेटिक फाइबर्स भी जा रहे हैं. ऑल these are all the sympathetic fiber which are going through the sympathetic chain, and there is also parasympathetic output. The parasympathetic output is via the vagus. So the parasympathetic output as well as the sympathetic output from the vasomotor center. So sympathetic और parasympathetic system auto पे नहीं है. They are also being controlled by the higher centers of nervous system. Although the organization of the vasomotor center is still unclear, experiments have made it possible to identify certain important areas in the center. Vasoconstrictor area. अब ये जो vasomotor पूरा center है, the whole vasomotor center, इसका एक area है जो कहलाता है vasoconstrictor area. Vasoconstrictor area का मतलब है sympathetic output, because constriction कराएगा. Located bilaterally in the anterolateral portion of the upper medulla. The neurons originating in this area distribute their fibers to all levels of the spinal cord, and they come out as sympathetic system. So vasoconstrictor area, sympathetic system. Vasodilator area, this is the parasympathetic system, and the fibers will come out as vagus. So बात ये है कि ये जो vasomotor area है, it is not a single type of cell being there. There are parasympathetic and sympathetic output. So the parasympathetic है, that is going via the vagus, and these are the vasodilator part, and then there are vasoconstrictor part as well. Okay, then there is a sensory area also in this vasomotor area. The sensory area is located bilaterally in the nucleus tractus solitarius, pons में, lower pons and medulla में. The neurons of this area receive sensory nerve signals from the circulatory system, mainly through vagus and glossopharyngeal nerves, and output signals from the sensory area then help control activities of the vasoconstrictor and the vasodilator area. So there is a sensory input जिसमें signals आएंगे, and then there are two kind of motor output जिसमें जो कि basically autonomic nervous system के outputs हैं. One is sympathetic, the other one is parasympathetic, and then a sensory receiving area as well. इसकी typical example आप ऐसे ले लें कि बॉडी में baroreceptors होते हैं. वो baroreceptors अभी हम पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में आगे. वो मैसेजेस लेकर के आते हैं changes in blood pressure के in the sensory area, और फिर sensory area अगर से for example blood pressure कम हो गया है तो ये सेंस होगा by the baroreceptor. The message will come in the sensory area, and now चूंकि blood pressure कम हुआ है, the message will then pass on to the sympathetic site. और sympathetic site इसलिए क्योंकि vasoconstriction हो जाए, heart rate increase हो जाए, और जो blood pressure है वो बढ़ जाए. So decrease blood pressure से सारा event हुआ, और अब blood pressure क्या हो गया? Increase. So that's the control mechanism. Okay. अब ये जो sympathetic tone है या sympathetic activity है, ये actually हर वक्त fire हो रहा होता है sympathetic signal, और इसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्युटली फ्लेक्सिड. फ्लेक्सिड का मतलब होता है बिल्कुल खुली डुली डायलेटेड नहीं होती हैं. चूंकि सिंपैथेटिक सिग्नल होता है तो दे मेंटेन अ लेवल ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन. सो कंटिन्यूअस पार्शियल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स बाय द सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्चुअली मेंटेन्स द टोन ऑफ द ब्लड वेसल. अगर ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी ना हो तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि फ्लैक्सिड स्टेट में होंगे, यानी बिल्कुल रिलैक्स होंगे, खुली डुली ब्लड वेसल्स होंगी. अंडर नॉर्मल कंडीशंस द vasoconstrictor area of the vasomotor center transmits signal continuously to the sympathetic vasoconstrictor nerves, and therefore there is a sympathetic vasoconstrictor tone all the time which is present. और इसकी वजह से हमारी blood vessels एक tone रखती हैं which is known as the vasomotor tone. ठीक है.
अब मैंने आपको बताया ना कि जो वैजोमोटर सेंटर है ब्रेन में, इसके एक मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसका एक सेंसरी पार्ट है, फिर इसका एक वैसोकंस्ट्रिक्टर पार्ट है जो सिंपैथेटिक सिस्टम से कनेक्टेड होगा, एंड देयर इज़ अ वैसोडायलेटर पार्ट जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से कनेक्टेड होगा। तो ये सिंपैथेटिक फायरिंग तो हर वक्त ही हो रही होती है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टोन ऑफ द ब्लड वेसल्स। Now, figure 18-14 demonstrate the significance of the vasoconstrictor tone in an experiment. अब एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इन्होंने, और वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझा भी देता हूँ डायग्राम पे। What they have done is they have used a spinal anesthetic which was administered to an animal. This anesthetic blocked all the transmission of the sympathetic nerve. और अगर पूरी sympathetic activity को ब्लॉक कर दिया जाए तो ये देखा गया कि जो ब्लड प्रेशर है it drops down from 100 to 50 millimeters of mercury. Why? Because sympathetic activity का काम है to increase the blood pressure, to cause the vasoconstriction. अब जब sympathetic activity नहीं होगी तो vasoconstriction भी नहीं होगी, vasoconstriction नहीं होगी तो actually vasodilation होगी, vasodilation होगी तो blood pressure drop करेगा। और फर्दर इसमें ही दिखाया है कि जब दोबारा एपिनेफ्रिन अगर आप इंजेक्ट कर दें या नॉरएपिनेफ्रिन इंजेक्ट कर दें, ब्लड प्रेशर फिर शूट करता है। सो इफ यू लुक हियर, दैट इज द बेसलाइन कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर कितना है देखें, 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इस पॉइंट पर एनेस्थीसिया दिया, एनेस्थीसिया ने ब्लॉक कर दिया सिंपैथेटिक एक्टिविटी को। तो जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ब्लॉक हो गई तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम 100 टू रफली अराउंड 50। अब यही ब्लड प्रेशर चल रहा है बिकॉज यहाँ अब कोई वैसोमोटर टोन नहीं है, यहाँ कोई सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं है। इस पॉइंट पर दोबारा नॉरएपिनेफ्रिन डाल दिया। नॉरएपिनेफ्रिन मतलब इट इज़ अ मार्कर ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी, क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इट फंक्शन बाय सम न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो नॉरएपिनेफ्रिन है और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है एपिनेफ्रिन। तो अगर दोबारा नॉरएपिनेफ्रिन इंजेक्ट किया, यानी इस पॉइंट पर सिंपैथेटिक सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट कर दिया, तो यू सी द ब्लड प्रेशर गोज अप। क्यों? क्योंकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर एंटर किया है यहाँ पे, उसने दो काम किए होंगे। नंबर वन, उसने किया होगा वैसोकंस्ट्रिक्शन, और वैसोकंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सोचें वेन्स जब वैसोकंस्ट्रिक्ट होंगी तो सारा ब्लड निकल के जाएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम में जब जाएगा तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सो वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और हार्ट विल बी इंक्रीज हार्ट रेट। सो इसी द ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है जब आप सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बंद करते हैं, जब ब्लड प्रेशर अप हो जाता है जब आप सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज द आइडिया कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नाउ कंट्रोल ऑफ द हार्ट एक्टिविटी बाय द वैसोमोटर सेंटर। मैंने आपको बताया कि वैसोमोटर सेंटर में देयर इज अ सेंटर फॉर वेगस, देयर इज अ सेंटर फॉर सिंपैथेटिक सिस्टम। तो जो वेगस है इट विल डिक्रीज द हार्ट रेट, और जो सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ द वैसोमोटर सेंटर है इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट। ओके, अब ये जो वैसोमोटर सेंटर है ये भी कोई ऑटोनोमस स्ट्रक्चर नहीं है, इसको भी हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल करेंगे। सो इफ फॉर एग्जांपल यू लुक एट दिस डायग्राम, here we have the vasomotor center, और ये vasomotor center हमने देखा कि कंट्रोल कर रहा है sympathetic एक्टिविटी को भी, और ये कंट्रोल कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को भी। लेकिन खुद इस vasomotor center को भी कंट्रोल कर रहे हैं हायर सेंटर्स। You see there are so many connections. There are connections with the motor cortex, there are connections with the cingulate gyrus, there are connections with the orbital gyrus, there are connections with many different parts of the brain जो अपना इनपुट देते हैं to this particular vasomotor center. So the vasomotor center है it is also well connected and well regulated. Large number of small neurons located throughout the reticular substance, pons, mesencephalon, diencephalon, इन तमाम जगहों से vasomotor area तक input आते हैं। They either excite the vasomotor area or they inhibit the vasomotor area, any one of them. Okay. Now this reticular substance is shown in figure 18.3 जो मैं आपको अभी डायग्राम दिखा रहा था। इसी डायग्राम में हम बात कर रहे थे कि there are different connections of higher centers with the vasomotor area. Okay. Right, so hypothalamus here, for example, it plays a special role in controlling the vasoconstrictor system because it can exert powerful excitatory or inhibitory effect on the vasomotor center. अब सपोज ये vasoconstrictor center है vasomotor area का, जब कभी ये excite होगा so there is more sympathetic activity, और अब सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज नाउ हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस अगर इस वैसोकंस्ट्रिक्टेड एरिया को इनहिबिट कर रहा है तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। और अगर ये हाइपोथैलेमस इस वैसोमोटर एरिया को ऑगमेंट कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है,
तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी, और जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. सो द पॉइंट इज कि जो वैसोमोटर एरिया है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है. ऐसे और बहुत सारे एरियाज भी कंट्रोल करते हैं, जस्ट लाइक सेरेब्रल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल लोब, मैंने आपको बताया मेसेंसेफेलॉन. ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन can control the output from the vasomotor area as required by the body. अब जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, यानी जो सिंपैथेटिक वैसोकंस्ट्रिक्टर सिस्टम है, उसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन, द सब्सटेंस सीक्रेटेड एट द एंडिंग्स ऑफ द वैसोकंस्ट्रिक्टर नर्व. अब ये वैसोकंस्ट्रिक्टर नर्व बेसिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के. और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर समझने के लिए आपको मेरी वीडियो ऑन न्यूरो एनाटॉमी फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखनी होगी, तो आपको पता होगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. So there are preganglionic fibers and the postganglionic fibers go to the target organ. अब ये जो postganglionic fibers हैं, सपोज यहाँ पे ब्लड वेसल है, तो यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा बाय एंड लार्ज दिस इज नॉरएपिनेफ्रिन, और ये नॉरएपिनेफ्रिन जाकर के अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे अपना एक्शन करेगा. सो दैट्स हाउ दे वर्क. एड्रिनल मेडुला इसमें डिफरेंट एक अलग तरह की चीज़ इस तरह है कि एड्रिनल मेडुला में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, सपोज दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड और ये उसका एड्रिनल मेडुला है, तो स्पाइनल कॉर्ड से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलकर सिंपैथेटिक चेन में साइनैप्स नहीं करते. दे आर वेरी लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, दे गो ऑल द वे टू द एड्रिनल मेडुला. और एड्रिनल मेडुला के जो सेल्स हैं विच नाउ बिहेव एज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, दे रिलीज टू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, नॉरएपिनेफ्रिन and epinephrine. So they are released from the adrenal medulla in response to the preganglionic, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, in response to the preganglionic stimulation from the sympathetic system. अब adrenal medulla से जो norepinephrine और epinephrine रिलीज हुआ है, that goes into the blood, और वो ब्लड में जाके सर्कुलेट करेगा और अपने जो भी टारगेट ऑर्गन है वहाँ जाके अपना एक्शन करेगा. So the sympathetic impulses are transmitted to the adrenal medulla at the same time as they are transmitted to the blood vessels. ब्लड वेसल्स पे हालांकि डिफरेंस ये है कि ब्लड वेसल्स तक जो फाइबर्स जा रहे होंगे दे विल बी द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, लेकिन जो एड्रिनल मेडुला तक फाइबर्स आ रहे हैं दे आर द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. दिस इम्पल्स देन कॉजेज मेडुला टू सिक्रीट एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इनटू द ब्लड, and these epinephrine and norepinephrine goes to their target organs and then they do whatever their job is, vasoconstriction in most of the times. In few tissues however, epinephrine can cause vasodilation as well. That's an important point. Sympathetic vasodilator, ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी यूनिक सी टर्मिनोलॉजी है बिकॉज इसमें बात हो रही है सिंपैथेटिक सिस्टम की जो यूजुअली वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वैसोडाइलेटर की, सिंपैथेटिक वैसोडाइलेटर एक्टिविटी. Okay, the sympathetic nerves to the skeletal muscles carry sympathetic vasodilator fiber, and these dilator fibers release acetylcholine instead of epinephrine or norepinephrine. So not norepinephrine but acetylcholine at their endings. However, in primates, the vasodilator effect is believed to be not important. The pathway of central nervous system control of the vasodilator system is shown in the dashed line. Not important, but it is majorly controlled by the anterior hypothalamus. But the point is, the major point इस सारे डिस्कशन का ये है कि sympathetic activity generally is supposed to be causing vasoconstriction, but some of the fibers, जैसे यहाँ एग्जांपल दी मसल की, मसल फाइबर्स जो हैं, skeletal muscle fibers, वहाँ जो sympathetic fibers जा रहे हैं they are causing vasodilation, not vasoconstriction. Okay? ये एक टर्मिनोलॉजी अक्सर एग्जाम में पूछते भी हैं, vasovagal syncope, और ये बेसिकली इमोशंस के साथ है कि आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनको कोई आपने ऐसी न्यूज़ दी विच इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर दैम, या जिसका इमोशनल कोशेंट बहुत ज़्यादा है, तो बंदा फ़ौरन से फेंट हो जाता है. उसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है? एन इंटरेस्टिंग वैसोडाइलेटरी रिएक्शन occurs in people who experience intense emotional disturbance that causes fainting actually. In this case, the muscle vasodilator system becomes activated, and at the same time the vagal cardio inhibitory center transmits strong signals to the heart. अब वेगस अगर strong signal to the heart भेजेगा तो actually heart pumping slow हो जाएगी, the arterial pressure कम हो जाएगा because of the vasodilation, which reduces the flow to the brain as well, and then therefore there will be syncope, loss of consciousness. This is called vasovagal syncope. हुआ ये बेसिकली कि कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टिमुलस हुआ जिसकी वजह से देयर इज़ सिंपैथेटिक आउटपुट. अच्छा, सिंपैथेटिक आउटपुट यहाँ इस केस में कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है बल्कि वैसोडाइलेशन है टू द मसल्स, और अगर वैसोडाइलेशन होगी तो देयर विल बी अ ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर. और दूसरा इफेक्ट ये हुआ कि वेगल सप्लाई टू द हार्ट इंक्रीज हो गई और हार्ट रेट कम हो गया. तो एक तरफ से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, एक तरफ से हार्ट रेट कम हो रहा है. ब्लड प्रेशर कम हो रहा है बिकॉज
बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक डायलेशन इफेक्ट, हार्ट रेट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेगस, एज अ रिजल्ट ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है, द बंदा फेंट्स, इसे कहते हैं वेसोवैगल सिनकोप। तो किसी को इमोशनल खबर अचानक देने से पहले ना थोड़ा सोचना चाहिए कि उस बंदे में कहीं वेसोवैगल सिनकोप स्टार्ट ना हो जाए। Now the role of nervous system in rapid control of arterial pressure. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि one of the most important function of the nervous control of circulation is its capability to cause rapid increase in the arterial pressure. So changes in the nervous system, यानी sympathetic firing increase हो रही है, parasympathetic firing increase हो रही है, इससे जो changes होते हैं those changes basically cause very rapid changes in the blood pressure. And those blood pressure changes are not like taking hours, or I mean it's not like this, it's very very rapid. For this purpose the entire vasoconstrictor and cardioaccelerator function of the sympathetic nervous system are stimulated together. At the same time there is reciprocal inhibition of parasympathetic vagal activity. So when there is sympathetic activity increase, there is parasympathetic activity inhibition. That's how things work antagonistic to each other. वो antagonistic का concept यही है कि जब blood pressure बढ़ाना है तो sympathetic system की activity बढ़ानी होगी और parasympathetic की कम करनी होगी। और sympathetic system करता क्या क्या है? Sympathetic system most of the arterioles को constrict करता है, जिसकी वजह से total peripheral resistance बढ़ती है, blood pressure बढ़ता है। veins को constrict करता है, जिसकी वजह से veins में जो blood है वो heart तक पहुंचता है और heart की pumping बढ़ती है, blood pressure बढ़ता है। और sympathetic activity directly heart की contractility और हार्ट के रेट को भी इंक्रीज करती है। सो ये तीन इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है। सो ये तीनों आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। एंड दिस इज वेरी रैपिड. Things change the blood pressure. If the sympathetic activity is activated, within 5 to 10 seconds, the blood pressure will go up. So it's a very, very rapid response by the nervous system in controlling the blood pressure mechanisms. Okay? अच्छा, sympathetic system तो blood pressure बढ़ाता ही है, ये बात हमने अब कई दफ़ा डिस्कस कर ली. Now we also have to talk about कि कोई और भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे blood pressure overall बढ़ता है. एक सिनेरियो हमें डिस्कस करना है मसल एक्सरसाइज का, और स्ट्रेस का भी. So when we are exercising, a muscle is metabolically very very active. तो इस मसल को तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए because it is metabolically active. तो इस मसल के लोकल एनवायरनमेंट में देयर विल बी वेसोडाइलेशन, लेकिन बाकी जो बॉडी का पूरा ओवरऑल ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा because there is increased sympathetic activity. So when a muscle is heavily exercising, the muscle requires greatly increased blood flow, and this is regulated by the local vasodilators ताकि मसल को ब्लड सप्लाई मिलती रहे. लेकिन ओवरऑल बॉडी में ये होता है कि there is increased sympathetic stimulation and overall circulation जो है वो peripheral resistance बढ़ने की वजह से कम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है. So there is as much as 2 to 3 fold increase in the blood pressure. And also in stress scenarios, particularly fight and flight situation जिसे हम कहते हैं, extreme fright situation. For example, आप कहीं से जा रहे हैं और पीछे आपके डॉगी लग गया, so ये डॉगी अब आपको काट ना ले, आप भागना शुरू करते हैं. दैट्स द फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन. इसमें आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल द अलार्म रिएक्शन. सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स एज वेल एज फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला. और रिजल्ट ये होता है कि देयर इज इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी एंड देयर इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर. सो सिंपल हेडिंग है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो थी नहीं. नाउ देयर आर सम रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स दैट वी हैव टू स्टडी. और ये जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है बेसिकली ये इस तरह से हैं कि ये फीडबैक सिस्टम है. सो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कैरोटिड्स हैं, इंटरनल कैरोटिड्स, इनकी बाइफर्केशन पर वी हैव सम रिसेप्टर्स, और वो जो रिसेप्टर्स हैं दे कैन एक्चुअली सेंस द प्रेशर ऑफ द ब्लड. सो इफ फॉर एग्जाम्पल, और उन प्रेशर सेंसिंग रिसेप्टर्स को हम नाम देते हैं बैरोरिसेप्टर्स. सो बैरोरिसेप्टर्स जो हैं इनका काम ये है कि दे सेंस द प्रेशर चेंज. अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है सो इट विल बी सेंस्ड बाय द बैरोरिसेप्टर, और अब बॉडी की कोशिश ये होगी कि इस ब्लड प्रेशर को रिड्यूस किया जाए ताकि वो नॉर्मल की तरफ जा सके. बीपी बढ़ने का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ये होगा कि बॉडी विल ट्राई टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर. और ये कैसे करेगी बॉडी? दिस हाई ब्लड प्रेशर विल बी सेंस्ड बाय द बैरोरिसेप्टर एंड द मैसेजेस विल गो टू द सेंसरी सेंटर ऑफ द वासोमोटर एरिया ऑफ द हायर नर्वस सिस्टम, और
अल्टीमेटली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और हार्ट की तरफ जो वेगस के फाइबर्स जा रहे हैं वो फायर करेंगे, हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा. सो ये ब्लड प्रेशर कम हुआ बिकॉज इनिशियली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ सेंस किया था हमारे बैरोरिसेप्टर्स ने. जैसे कहते हैं रिफ्लेक्स मैकेनिज्म व्हिच इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक लूप कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था तो अब तमाम चेंजेस के बाद ब्लड प्रेशर कम हो गया. नेगेटिव फीडबैक. ठीक है. Baroreceptor arterial pressure control the system. The baroreceptor reflexes. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि such receptors which have the capacity to sense the pressure is the baroreceptor. Yeah, they are also called the Vasoreceptor. They are located in different parts of the arterial system. A rise in the arterial pressure stretches the baroreceptor and they causes them to transmit the signals to the CNS. और अगर rise in blood pressure है तो अब कोई ना कोई ऐसा काम किया जाएगा बॉडी में जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था कि वेगस एक्टिवेट होगा और ब्लड प्रेशर कम होगा. सो नेगेटिव फीडबैक लूप. ठीक है. अभी बैरोरिसेप्टर्स बॉडी में एक्चुअली कई जगहों पर होते हैं. दे आर स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग्स दैट लाई इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एंड आर स्टिमुलेटेड बाय द स्ट्रेच. अ फ्यू बैरोरिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी लार्ज आर्टरी of thorax and neck region. Baroreceptors are extremely abundant in the following region: the wall of the internal carotid artery slightly above the carotid bifurcation. This is an area which is known as the carotid sinus and the wall of the aortic arch. So in the area of the carotid sinus जो bifurcation है यहाँ पर there are so many receptors which are baroreceptors. तो जैसे ही वो baroreceptor stretch होंगे the messages will go to the higher centers. Figure 18.5 shows the signals from the carotid baroreceptor are transmitted through the Herring's nerves to the glossopharyngeal nerve in the high neck and then to the nucleus tractus solitarius. तो ये ऊपर मैसेज चला गया to the tractus solitarius का nucleus और यहाँ से फिर अब फायरिंग होगी into the vagus nerve and then vagus अगर फायर कर रहा है signals तो the blood pressure will obviously go down. Okay. Now response of baroreceptor to changes in the arterial pressure. यही जो मैंने सारी बात अभी यहाँ की है कि if the blood pressure increases it is received by the sensory area of the vasomotor system, the vagus becomes active and the blood pressure goes down. तो ये सारा साइकिल अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप पढ़ लें. Note that the carotid sinus baroreceptors are not stimulated by all by pressure between 0 to 50 to 60. But above these levels, so it requires a little higher pressure changes in order to get started. वरना ये होता है कि थोड़ा भी अगर ब्लड प्रेशर मतलब आप किसी को देखते हैं आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है थोड़ा सा 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी तो बैरोरेसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता. बट इफ़ यू हैव अ सीरियस पैथोलॉजी जिससे आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 30 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी बढ़ता है तो अब बैरोरेसेप्टर एक्टिवेट होगा और ये सारा साइकिल अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा. ठीक है. नोट स्पेशली दैट इन नॉर्मल operating range of arterial pressure around 100 millimeters of mercury, even a slight change in the pressure causes a strong change in the baroreflex signal to readjust the arterial pressure back towards the normal. Thus, the baroreceptor feedback mechanism function most effectively in the pressure range where it is most needed. So that's the pressure range where it is needed. ठीक है. Okay. द बैरोरेसेप्टर यानी ये जो मैं अभी बात बता रहा था ना इस पॉइंट को ज़रा समझ लो क्योंकि आप कहेंगे कि इट लुक्स लाइक ए कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्टेटमेंट. मैं कह रहा हूँ कि 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी पे थोड़ा सा भी चेंज आता है तो बैरोरेसेप्टर अपना रिस्पॉन्स देता है. लेकिन अगर प्रेशर इस रेंज में चल रहा हो 0 and 50 to 60 के बीच में तो अब मामूली चेंज विल नॉट कॉज एक्साइटेशन ऑफ द बैरोरेसेप्टर. अगर किसी का ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी है तो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी अगर चेंज होगा तो अब टोटल ब्लड प्रेशर इसका 70 हो गया. बैरोरेसेप्टर विल नॉट बॉदर अबाउट इट अनलेस ये 60 से कितना हो जाए 90 तक हो जाए, 30 का इंक्रीज चाहिए. लेकिन 100 अगर किसी का ब्लड प्रेशर चल रहा है और जो कि नॉर्मल बंदों में रफली एवरेज इतना ही चल रहा होता है, यहाँ ज़रा सा भी चेंज होगा अगर 10 मिलीमीटर का भी चेंज होगा तो बैरोरेसेप्टर सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग. यहाँ 30 मिलीमीटर के चेंज के लिए वेट कोई नहीं करेगा. सो दैट्स द स्टोरी. ओके. सो एट दिस रेंज बिग चेंज इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द बैरोरेसेप्टर. At this range, only a small change of pressure is required to activate the baroreceptor. The baroreceptors respond rapidly to changes in the arterial pressure. The rate of the impulse firing increase in fraction of seconds during each systole and diastole. Well, this is all not very important. The concept is important. कि how does the baroreceptor work? Blood pressure बढ़ेगा, baroreceptor stretch होगा, nerve signals जाएंगे, Herring nerves, glossopharyngeal to nucleus tractus solitarius. वहाँ से vagus के through cardiac inhibition and the blood pressure goes down. Okay. Circulatory reflex initiated by baroreceptors. After the baroreceptor signals have entered the nucleus tractus solitarius of medulla, secondary signals inhibit
द वैसोकंस्ट्रिक्टर सेंटर। क्योंकि अब मसला क्या है, मसला ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ डिटेक्ट किया है और यहाँ से सिग्नल्स गए हैं सेंसरी एरिया में, और अब वेगस को एक्टिवेट कर दिया गया है कि भाई तुम हार्ट को स्लो डाउन कर दो। अब ऐसे में अगर सिंपैथेटिक सिस्टम भी फायर करेगा तो काम चलेगा नहीं ना, तो वेगस को एक्टिवेट किया जाता है और सिंपैथेटिक सिस्टम जो वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया है इसको इनहिबिट किया जाता है। सो दैट इनहिबिशन इज इंपॉर्टेंट। द नेट इफेक्ट ये होता है कि देयर इज वैसोडाइलेशन, बिकॉज वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया है वो इनहिबिट हो चुका है, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी नहीं, वैसोडाइलेशन होगी, हार्ट रेट डिक्रीज होगा क्योंकि वेगस अपना काम कर रही है। इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से, यानी वैसोडाइलेशन की वजह से और हार्ट रेट कम होने की वजह से, व्हाट विल हैपन, ओवरऑल ब्लड प्रेशर का क्या होगा, इट विल गो डाउन। सो यू सी हाउ when the blood pressure increases, it is detected by the baroreceptors, communicated to the brain, and the vagus then goes to the heart to slow the heart down. Sympathetic system inhibit होगा, vasodilation होगी, overall effect reduce blood pressure। कहानी शुरू हुई थी increase blood pressure से और सारा बॉडी ने कोशिश करके अब blood pressure दोबारा reduce कर दिया। That's the normal physiology, okay? Now, baroreceptors attenuate blood pressure changes during changes in the body posture. So it's obviously the pressure changes because हम ultimately तो we have a body which follow the principles of physics ना। तो जब हम लेटते हैं तो हमारे बॉडी में pressure changes आते हैं, जब खड़े होते हैं तो different होते हैं। So the ability of the baroreceptors to maintain relatively constant arterial pressure in the upper body is important when a person stands up after lying down. Immediately on standing, the arterial pressure in the head and the upper part of the body tends to fall, and marked reduction in this pressure could actually cause loss of consciousness। बल्कि अगर आपके साथ ये होता भी होगा, कभी कभी it happens कि जब आप बहुत देर लेट के अचानक से फौरन से खड़े हो जाएं तो what will happen कि आपके अपर एक्सट्रीमिटी में ब्लड सप्लाई कम होगी बिकॉज आप लेटे हुए थे, तो यहाँ ब्लड प्रेशर फॉल होगा एंड यू फील लाइक फेंटिंग। However, the falling pressure at the baroreceptor elicits the immediate reflex resulting in strong sympathetic डिस्चार्ज। तो फौरन से जैसे ही आप खड़े होते हैं आपका ऊपर ब्लड प्रेशर अपर पार्ट में कम होता है, बैरोरेसेप्टर उसको सेंस करते हैं, ऊपर जाके वैसोमोटर एरिया को कहते हैं कम ऑन सिंपैथेटिक सिस्टम फायर। जब सिंपैथेटिक सिस्टम फौरन फायर करता है तो आपकी वैसोकंस्ट्रिक्शन भी होती है, हार्ट रेट भी बढ़ता है, अब आप नॉर्मल फील करना शुरू कर देते हैं और ये सब कुछ विद इन सेकेंड्स होता है, आप वेट नहीं करते। इट्स अ वेरी रैपिड रिस्पॉन्स, ओके? Now, pressure buffer function of the baroreceptor control system is not actually important, so don't worry about this, it's too much detail. Are the baroreceptor important in long-term regulation of the arterial pressure? Although the arterial baroreceptor provide powerful moment-to-moment control of arterial pressure. So very important statement कि जो baroreceptors हैं, they provide moment-to-moment control, यानी they are rapid control system. But their importance in blood pressure regulation in long term has been debated. बाज़ लोग कहते हैं कि long term control में ये important है, बाज़ नहीं मानते इस बात को। So one reason that the baroreceptor have been considered by some physiologists to be relatively unimportant in chronic regulation of arterial pressure is that they tend to reset 1 to 2 days to the pressure level to which they are exposed. This is to say that if the arterial pressure rises from 100 to 160, a very high rate of baroreceptor impulse is then first transmitted. During the next few minutes, the rate of firing diminishes considerably. तो बात यहाँ पे ये हो रही है बेसिकली कि आपका जो बैरोरेसेप्टर सिस्टम है वो एक्चुअली नए ब्लड प्रेशर पे एडजस्ट हो जाता है। यानी अभी आपका बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स चल रहा था 100 पे, तो ये 100 से थोड़ा सा बढ़ेगा तो इट विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। लेकिन कुछ दिनों बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 पे फिट हुआ है और इतना ही आपका ब्लड प्रेशर चल रहा है तो आपका बैरोरेसेप्टर जो है इस 130 को एज अ नॉर्मल कंसिडर करेगा और वो इस पर वो कोई भी फायरिंग नहीं करेगा और एक्टिवेट नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ थॉट कि जो बैरोरेसेप्टर सिस्टम है वो शायद लॉन्ग टर्म कंट्रोल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इट गेट्स एडजस्टेड बाय द इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। बट एनीवेज यहाँ पे आर्गूमेंट्स दिए हैं कि हाउ इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग टर्म सिस्टम। दिस इज इररिलेवेंट आर्गूमेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई एम मूविंग अहेड। कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर बाय कैरोटिड एंड एओर्टिक कीमोरिसेप्टर्स, इफेक्ट ऑफ लो ऑक्सीजन। अब तक जो हम बात कर रहे थे वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट बैरोरेसेप्टर्स। बैरोरेसेप्टर क्या कर रहे थे? दे वर सेंसिंग प्रेशर चेंजेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजेस इन composition of oxygen
और उस ऑक्सीजन की वजह से, लो ऑक्सीजन की वजह से ब्लड प्रेशर कैसे मॉड्यूलेट होता है. सो दैट्स द जॉब ऑफ द कीमोरिसेप्टर. Now, closely associated with baroreceptors, there are some chemoreceptors also present. They operate in much the same way as the baroreceptor, except they are chemoreceptor. ये stretch receptor नहीं है. They sense the chemical such as the oxygen. The chemoreceptor cells are sensitive to low oxygen or elevated carbon dioxide and hydrogen ion. They are located in several small chemoreceptor organs, about 2 millimeter in size, in the bifurcation of each common carotid artery, and usually 1 to 3 aortic bodies adjacent to the aorta. So these are their locations. So if you look at the diagram here, जहाँ bifurcation दिखाई हुई है, so these you see, for example, the bifurcation of the common carotid into internal external, and here you see the carotid body, which is the chemoreceptor area. So it can sense if the oxygen is low, it can sense if carbon dioxide is high, it can sense if hydrogen levels are high. Each carotid body or aortic body is supplied by abundant blood flow through small nutrient arteries, so the chemoreceptors are always in close contact with the blood. और ये important भी है, it makes sense, because ये ब्लड ही की केमिकल कंपोजिशन को तो चेक करते हैं. ये चेक करते हैं ब्लड में ऑक्सीजन लेवल, ये चेक करते हैं ब्लड में हाइड्रोजन लेवल, ये चेक करते हैं ब्लड में कार्बन. तो ये एक ऐसा ऑर्गन हो ही नहीं सकता जहाँ ब्लड सप्लाई ना हो. ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ये लेवल्स कैसे चेक होंगे. सो वेन एवर द आर्टेरियल प्रेशर फॉल्स बिलो क्रिटिकल लेवल, द कीमोरिसेप्टर्स बिकम स्टिमुलेटेड because of the diminished blood flow cause decreased oxygen as well as excess buildup of carbon dioxide and hydrogen ions. So these are the stimulating factors: oxygen, hydrogen, carbon dioxide. The signals transmitted from the chemoreceptors excite the vasomotor center, and this in response elevate the arterial pressure back toward the normal. यानी अगर chemoreceptor activate हो रहे हैं तो sympathetic activity start हो रही है. Okay, the chemoreceptors are discussed in another chapter in relation to the respiratory control. We will talk about them later on. The next heading is arterial and pulmonary artery reflexes regulate the arterial pressure. So basically we are talking कि क्या क्या चीज़ें हैं जो pulmonary, जो arterial pressure को basically control कर रही हैं. We talked about sympathetic parasympathetic drive. We talked about baroreceptor reflexes. We talked about chemoreceptor reflexes. Now the atria and pulmonary arteries have stretch receptors, and in their walls they are called the low pressure receptors. और इसकी आसान सी बात सिंपल ये है कि अगर ये हार्ट है और राइट एट्रियम में ज़्यादा ब्लड आएगा, सो ये जो राइट एट्रियल वॉल है इट विल बी स्ट्रेच्ड, और जब ये स्ट्रेच होगी तो दैट इज़ एन स्टिमुलस, दैट्स अ सिग्नल फॉर इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट. दैट्स द होल स्टोरी. These low pressure receptors play an important role, especially in minimizing the arterial pressure changes in responses to changes in the blood volume. For example, if 300 milliliters of blood suddenly are infused into a dog with all receptors intact, the arterial pressure rises only about 15 millimeters. With the arterial baroreceptors denervated, the pressure rises 40. इफ़ लो यार ये टू मच डिटेल है. बेसिकली हर चीज़ की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि जो बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्सेस हैं अगर इसको निकाल दें तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो बढ़ा ही रहेगा, उसे कम करने के लिए कोई मैकेनिज्म है ही नहीं. सो दैट्स काइंड ऑफ दैट स्टोरी. नाउ दस वन कैन सी टू मच फिलोसफी. देखें, एज अ टीचर माई जॉब फॉर यू इज़ टू टेल यू कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट इज़ द फिलोसॉफिकल पार्ट दैट यू कैन एक्चुअली लीव इट टू स्टडी. हर चीज़ पढ़ने की नहीं है, हर चीज़ याद करने की नहीं है. अगर ऐसा करने गए तो मेडिसिन पूरी याद नहीं होगी. ठीक है, आपको फोकस करना है कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी है, कौन सी याद रखनी है, कौन सी सिर्फ एक दफ़ा समझनी है. नाउ एट्रियल रिफ्लेक्स that activate the kidneys, the volume reflex. A stretch of the atria and activation of the low pressure arterial receptor also causes reflex reduction in renal sympathetic nerve activity. Decreased tubular reabsorption. Signals are also transmitted simultaneously from atria to hypothalamus to decrease the secretion of the ये मैं यार renal physiology में पढ़ाऊंगा. So this also just leave for now because यहाँ पे ये concept ना दिमाग में घुसेंगे नहीं. So just forget them. It's not important. Now brain bridge reflex important है, ये अक्सर पूछते हैं circulation में. Increase in the atrial pressure sometimes increase the heart rate as much as 75%. क्योंकि अगर ज़्यादा blood आ रहा है right atrium में तो stretch है, contraction start करेगा और हार्ट रेट बढ़ेगा as much as 75%. यहाँ यही बात इंपॉर्टेंट है.
then decreased blood flow to the brain vasomotor center elicits increased blood pressure. CNS ischemic response क्या है, यानी अगर ये जो vasomotor center है जो आपके CNS में मौजूद है, अगर इसको blood supply नहीं मिलेगी, वहाँ ischemia होगा तो क्या होगा? Now most nervous control of the blood pressure is achieved by reflexes that originate in the baroreceptor, blood pressure के changes, chemoreceptor, oxygen carbon dioxide hydrogen के changes, and low pressure receptors, all of which are located in the peripheral circulation outside the brain. However, blood flow to the vasomotor center in lower brain stem becomes decreased severely enough to cause nutritional deficiency, that is to cause the cerebral ischemia. The vasoconstrictor and the cardioaccelerator neurons in the vasomotor center respond directly to the ischemia and become strongly excited. So the bottom line of the story is that if there is less blood supply to the brain vasomotor system, what becomes activated is the sympathetic system. And once the sympathetic system is activated, basically what's the story? The brain is trying to increase its own blood supply. और वो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, यानी वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, वेन्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा ब्लड ब्रेन की तरफ आएगा. ये सब शुरू हुआ था इस वजह से कि ब्रेन की तरफ आने वाली ब्लड सप्लाई कम हुई थी. सो बिकॉज देयर इज रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, which is what we call ischemia, sympathetic activity is super duper. Okay, so the CNS ischemic response is activation of sympathetic nervous system. अब ये आगे सारी lines में यही लिखा हुआ है stretch करके, so we can just skim through them. Importance of CNS ischemic response as regulator of the arterial pressure. Despite the powerful nature of CNS ischemic response, it does not become significant until the not important for you. Cushing reaction to increase pressure around the brain. The Cushing reaction is a special type of CNS ischemic response that results from increased pressure of the cerebrospinal fluid around the brain in the cranial vault. For example, when the cerebrospinal fluid pressure rises to equal the arterial pressure, it compresses the whole brain as well as the arteries in the brain and cuts off the blood supply to the brain. So it's a condition where the CSF pressure is increasing. So ये पूरे brain को दबा रहा है. This action initiates CNS ischemic response that causes the arterial pressure to rise as well. क्योंकि अब मुकाबला हो रहा है ना, यहाँ से CSF है और यहाँ से blood vessel है, तो CSF का pressure इतना बढ़ गया कि उसने artery को दबा दिया. तो अब ये जो artery है इसको अपना pressure बढ़ाना है ताकि ये CSF के pressure से बाहर निकल सके. When the arterial pressure has risen to a level higher than the CSF pressure, blood will flow once again into the vessels of the brain to relieve the brain ischemia. क्योंकि ischemia हुआ किस वजह से था? ischemia हुआ था increased CSF pressure की वजह से. तो अब arterial pressure बढ़ गया तो ischemia की कहानी खत्म हो गई. Ordinarily, the blood pressure reaches a new equilibrium, which is now a high blood pressure level slightly higher than the CSF pressure, thus allowing the blood to begin to flow through the brain again. The Cushing reaction helps to protect vital centers of the brain from loss of nutrition if CSF pressure ever rises high enough to compress the cerebral artery. So ये देखें आपके ब्रेन के सिस्टम की कितनी ज़बरदस्त कैपेसिटी है कि अगर CSF प्रेशर बढ़ता है उससे आर्टरीज कंप्रेस होती हैं, तो लोकल सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन इंक्रीज देयर प्रेशर ताकि वो CSF के प्रेशर से दोबारा बढ़ जाएं और आर्टरीज ओपन हो जाएं. सो इट्स अ फाइट बिटवीन द CSF प्रेशर एंड द ब्रेन आर्टीरियल प्रेशर. ओके, Now, I have to talk about some special features of nervous control of arterial pressure. अब तक इस पूरे चैप्टर में हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होगी, प्रेशर बढ़ेगा, आर्टेरियल प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, बैरोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स. नाउ सम स्पेशल कंसिडरेशंस, और वो देखते हैं क्या हैं. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अब तक हम नर्वस कंट्रोल की बात कर रहे थे ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की. अब मैं आपसे बात करूंगा कि हमेशा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं, समटाइम्स मोटर एक्टिविटी जो है ना आपकी, वो भी कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर को. और आइए स्टार्ट करते हैं. रोल ऑफ स्केलेटल नर्व्स. स्केलेटल नर्व्स का मतलब क्या है? अभी मैं आपको एक डिस्कस करने लगा हूँ आइडिया कि अगर एब्डोमिनल कंप्रेशन होगी, यानी एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी स्केलेटल नर्व्स जो एब्डोमेन के स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, अगर वो एक्टिवेट होंगी, सो व्हाट विल हैपन कि एब्डोमेन विल कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, इस एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दी सर्कुलेशन पे इफेक्ट ये होगा कि जो वेन्स हैं वो एम्प्टी होंगी और राइट एट्रियम में ब्लड
का जो ड्रेनेज है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज नाउ इफ यू कंप्रेस द वेन्स व्हाट विल हैपन, दे विल एम्प्टी इनटू द राइट एट्रियम. सो एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट एंड द आर्टेरियल प्रेशर, एंड दैट्स द थ्योरी जो मैंने आपको बताया कि व्हेन अ बैरोरेसेप्टर और कीमोरेसेप्टर रिफ्लेक्स इज एलिसिटेड, nerve signals are transmitted simultaneously through the skeletal nerves to the skeletal muscles of the body, particularly to the abdomen. So that is also an important route for increasing the blood pressure. Sympathetic drive से vasoconstriction भी हो रहा है, वेन्स का भी कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, कार्डियक एक्टिविटी भी बढ़ रही है, और साथ ये काम भी हो रहा है कि जो स्केलेटल मसल्स को नर्व्स जा रही हैं, पर्टिकुलरली एब्डोमेन के स्केलेटल मसल्स को, वो एक्टिवेट हो रही हैं, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एंड दे कंप्रेस ऑल the venous reservoirs in the abdomen, which means कि ज़्यादा से ज़्यादा vein contract होंगी and more blood will come into the right atrium. As a result, increased quantities of blood are made available to the heart for pumping. This overall response is known as the abdominal compression reflex. The resulting effect on the circulation is the same as that caused by the sympathetic vasoconstrictor impulse as you constrict the vein. So sympathetic activity क्या करती है, veins को constrict करती है ना, ताकि blood चला जाए right atrium में. यहाँ पूरे abdomen को contract कर दिया गया है. So that is an interesting thing जो आपको पता होनी चाहिए. इसका नाम है abdominal compression reflex. ठीक है. Then the skeletal muscle contraction increases the cardiac output and arterial pressure during exercise. So when you exercise more, the cardiac output and the blood pressure increase. When the skeletal muscles contract during exercise, they compress the blood vessels throughout the body. आप डम्बल झम्बल ये डम वम लगा रहे हैं, सारा ऊपर नीचे पुशअप्स ये सब चीज़ें, तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सो ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं. इवन एंटिसिपेशन ऑफ द एक्सरसाइज टाइटन्स द मसल देयर बाय. यानी मैं और आप तो शायद इसी स्टेज पर हैं कि हम एंटिसिपेट करते हैं और हमें लगता है हमारे मसल्स बस बिल्कुल टाइट हो गए. तो एनीवेज, विद एक्सरसाइज देयर इज कॉम्प्रेशन ऑफ द मसल vessels of the body. This compression translocates the blood from the peripheral vessels into the heart. और एक दफ़ा heart में ज़्यादा blood आ गया तो cardiac output बढ़ जाएगा, blood pressure बढ़ जाएगा. So that's what happens. Okay. Now I think the last thing that we have to discuss, and then we are done, is the respiratory waves in the arterial pressure. With each cycle of respiration, जो हम inspiration और expiration करते हैं, the arterial pressure usually rises and falls in a range of about 4 to 6 millimeters of mercury in a wave-like manner, and these causing the respiratory waves in the arterial pressure. बढ़ता है, कम होता है. The waves result from several different factors, some of which are reflex in nature as follows. Many of the breathing signals that arise in the respiratory center of the medulla spill over into the vasomotor center with each respiratory cycle. Beautiful system. क्योंकि brain पूरा interconnected है ना, तो जो respiratory center है is connected with the vasomotor center, तो उसका effect आता है. Every time a person inspires, जब हम सांस अंदर लेते हैं, हवा अंदर लंग्स में भरते हैं, द प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी बिकम्स मोर नेगेटिव, क्योंकि आप सीना फुलाते हैं, प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव देन यूजुअल, कॉजिंग द ब्लड वेसल्स इन द चेस्ट टू एक्सपैंड. जब चेस्ट का ब्लड pressure, not the pressure within, not the blood pressure, but the pressure within the chest becomes negative. और जब वो negative होगा तो blood vessels open up होंगी, they will expand. This reduces the quantity of the blood returning to the heart, because lungs से left side में blood आना है heart के, therefore momentarily decreases the cardiac output. So सुने, ओवरऑल इफेक्ट ये है कि इंस्पायरेशन के दौरान जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, सीना फुला रहे हैं, आपका कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, बिकॉज नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो रही हैं, रिटर्न टू द हार्ट कम हो रहा है. द प्रेशर चेंजेस कॉज्ड इन द थोरेसिक वेसल्स बाय रेस्पिरेशन कैन एक्साइट द वैस्कुलर एंड एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर्स. वेल दैट्स एन एंसिलरी स्टेटमेंट. मेन पॉइंट ये है कि इंस्पायरेशन में कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है. सही है. ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट टू एनालाइज द एग्जैक्ट रिलेशन, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. Arterial pressure vasomotor wave oscillation of pressure reflex control system, not important, we can leave this. ये oscillatory signs कैसे करते हैं, ना. So that's all. So basically we are done. So these are the experiments that we are no more doing in the medical colleges. That was actually a very philosophical and very descriptive type of chapter. अक्सर स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन है इंपॉर्टेंट चैप्टर यार, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. ये लास्ट डायग्राम करानी है, फिर चैप्टर ऑफ करता हूँ. सो इफ देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम मतलब दिस इज यू, और आपको अब एक मैंने से फॉर एग्जांपल ब्लड की ही पैक कोई लगा दिया है, या
कोई सी भी इन्फ्यूजन लगा दी ना, योर ब्लड वॉल्यूम गोज अप। तो जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका ज़ाहिर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम जा रहा है हार्ट में तो ज़्यादा वॉल्यूम निकलेगा भी हार्ट से, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से देयर विल बी इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। ये इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर को कौन सेंस करेगा? बैरोरिसेप्टर। और ये जो बैरोरिसेप्टर उसको जब सेंस करेगा, इट विल ट्राई टू रिड्यूस द रीनल सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। ऑल दीज आर कनेक्टेड। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली स्ट्रेच भी एट्रिया के अंदर बढ़ रहा है, ज़्यादा एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है तो स्ट्रेचिंग, उस स्ट्रेच की वजह से लेस एंटी डायरेटिक हार्मोन, और जिसका फिर इफेक्ट है कि इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हार्ट रेट डायरेक्टली बढ़ जाएगा। सो ये दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। ऐसे और भी कई आप टेबल बना सकते हैं कि अब अगर ये होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आपको अगर इस तरह का टेबल समझ में आ जाए एंड यू नो what you are reading and what you are being talked about, then I think you understood the chapter. So try to understand the chapter. Physiology के बाद chapters काफ़ी बोरिंग से लग रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर ये चैप्टर आप स्टडी नहीं करते तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाउ द sympathetic system is basically controlling the circulation. So that's all about this chapter. अब नेक्स्ट चैप्टर जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, that will be a very important chapter actually. That is going to be role of kidneys in the long term control. ये जो अभी हम पढ़ रहे थे nervous control, that is all very short term control. ये बड़ा rapid control है, this is all very rapid. फौरन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है, लेकिन किडनीज आर इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग टर्म कंट्रोल। वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।